क्या कीटनाशक पर, क्या कृषि यंत्रों पर, क्या ट्रैक्टर पर जीएसटी राज्य सरकार तय कर सकती थी? क्या खाद की कीमतों पर यानी राज्य सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती है? राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ केंद्र की तरफ से होता है ना सर? तो ये यानी राज्य के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सब अथॉरिटी केंद्र के पास है। अगर केंद्र वहां से कुछ अच्छा बनाएगी नियम कानून, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे। ठीक है सर, समझ गए। आपके पास कोई एक पॉइंट नहीं है जो आप कह पाए कि आपने किसानों के सुधार के लिए किया हो। एक पॉइंट नहीं है सर, पूरा देश देख चुका है। चलिए एक सेकंड, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता। सर एक सेकंड सर, मैंने इतिहास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं सर आप। सर इस वक्त राकेश त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं दंगल। आज बात किसान आंदोलन के खात्मे से लेकर सियासत की जलती भट्टी की, जिसकी लपटें यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष लगातार जलाए रखना चाहती है। सरकार ने 3 कृषि कानूनों को खत्म करके अन्नदाता के गुस्से को खत्म कर दिया, लेकिन विपक्ष पर आरोप है कि वो किसान के बहाने राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस बीच किसानों की आज से घर वापसी शुरू हो गई। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर करीब साल भर से तंबू गाड़े किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आंदोलन खत्म होने के बावजूद ये मुद्दा सरकार के लिए सिरदर्द बना रहेगा। क्या राकेश टिकैत आने वाले चुनाव में बीजेपी के रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं? क्या विपक्ष किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर? किसानों की नजर अब इस बात पर है कि कृषि मंत्रालय के सचिव ने जो लिखित वादे अपने पत्र में किए हैं, उन पर कब और कितना अमल हो पाता है। आंदोलन के दौरान किसानों से केस वापसी अहम मुद्दा था, जिस पर सरकार ने ठोस वादा किया है। एमएसपी के लिए बनने वाली कमेटी पर भी किसानों की नजर रहेगी। बिजली कानून भी किसान अपने हिसाब से चाहते हैं। साथ ही किसान मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। वहीं जिन किसानों पर केस हुए, उनकी वापसी की भी मांग किसान कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसानों की अब भी नजर है। किसानों के इन मुद्दों को लेकर आम सहमति बनती दिख रही है, लेकिन राकेश टिकैत सियासी चिंगारी जलाए रखना चाहते हैं। आंदोलन की ट्रेनिंग है, यह आंदोलन की ट्रेनिंग हुई 1 साल की, तो इनके अनुभव रहने चाहिए। आपको विश्वास है सरकार पर? सरकार पर तो सभी को विश्वास रहता है, सरकार करे ना यहाँ करे, हम 1 साल से विश्वास पे ही तो बैठे यहाँ पे। क्या राकेश टिकैत जैसे किसान नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? पंजाब और यूपी में किसान आंदोलन का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी से किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो गई? क्या बीजेपी को अब किसान आंदोलन का चुनाव में नुकसान नहीं होगा? क्या विपक्ष किसान आंदोलन को गरमाए नहीं रखना चाहेगा? ऐतिहासिक जीत हुई है, कैसी ऐतिहासिक आंदोलन की, एक आंदोलन जो न सिर्फ ऐतिहासिक, एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो पूरी दुनिया भर में चर्चित था। आज उस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है। स्वर्णिम अक्षरों में इस आंदोलन का नाम लिखा जाएगा। हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जितनी भी मांगे सरकार ने मानी है आज लिखित रूप से, उन सभी मांगों को सरकार अमली जामा जल्दी पहनाने का काम करेगी। हम बारीकी से बात क्रियान्वयन जो आज माना गया उनको देखेंगे सरकार की ओर से। जहां ना हार का विषय है ना जीत का विषय है, लोकतंत्र विजयी हुआ। और मोदी सरकार और बीजेपी किसान के हित के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहेगी सर। और विशेष इसमें अगर कोई जीता है तो पंजाब जीता है, पंजाबियत जीती है, पंजाब का एकता जीती है। और उन ताकतों की हार हुई है जो किसान आंदोलन की आड़ के अंदर पंजाब के अंदर अशांति फैलाना चाहते थे। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई, लिहाजा चुनाव से पहले बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। ये अहंकार की हार नहीं है, ये देश हित में लिया गया निर्णय है। किसान हित में कानून बनाए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान हित में हमने बिल पास किए थे और देश हित में हम इन्हें वापस लिए। किसान नेताओं ने बहुत कोशिश की कि यह आंदोलन सियासत की भेंट न चढ़ पाए, हालांकि इसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन मोदी सरकार पर हमले के लिए विपक्ष ने हमेशा इसे हथियार बनाया। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष अन्नदाता के गुस्से की आग को भड़काए रखना चाहता है। वहीं बीजेपी किसानों के गुस्से के ताप को चुनाव से पहले किसान ब्यूरो
तो क्या आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन सियासी चिंगारी अभी बाकी है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से तारुफ आपका करा दे। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कश्मीर चौधरी हैं, भारतीय कृषक समाज के नेता, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु कोहार इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम सीधी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिमन्यु कोहार साहब, सबसे पहले सवाल तो आपसे, इसको स्थगित क्यों कह रहे हैं, इसको खत्म क्यों नहीं कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, ये क्यों कह रहे हैं कि आंदोलन स्थगित हुआ है? देखिए, इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं बल्कि स्थगित हुआ है। नंबर एक, किसानों की समस्याएं अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं। अभी कर्ज मुक्ति की लड़ाई अभी लड़ी जानी है। अभी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP दिया जाए किसानों को, इसकी लड़ाई लड़ी जानी बाकी है। तो किसानों की अभी ढेर सारी समस्याएं अभी बची हुई हैं। दूसरी बात, जो हमसे चिट्ठी में जो बात लिखित में कही गई है वो बात धरातल पे भी लागू होनी चाहिए। इसके लिए हम 15 जनवरी को अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो अगर सरकार 15 जनवरी तक इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाती जो उन्होंने कमिटमेंट की है, तो हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। देखिए, हमें एक चीज समझना चाहिए, हम इस पूरे आंदोलन को किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ उससे हम ज्यादा अलग तरीके से देखना चाहते हैं। ये बात किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार की नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, 1990 के दौर से, जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट की जो पॉलिसीज आई, कभी WTO के नाम पे, कभी डंकल प्रस्ताव पे, तब से हिंदुस्तान के किसानों का शोषण लगातार बढ़ता चला गया। हम पहले दिन से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, हम ये बात कह रहे हैं, ये फ्री मार्केट पॉलिसीज आज से 4 दशक पहले अमेरिका में लाई गई। अमेरिका में किसानों का क्या हाल है? अमेरिका में किसानों के ऊपर $425 बिलियन का कर्जा है। अमेरिका में किसान को वहां की सरकार 42 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। अगर ये कानून, अगर ये फ्री मार्केट पॉलिसीज, अगर ये WTO के नियम इतने अच्छे होते तो अमेरिका के किसान का भला क्यों नहीं हुआ? ये आंदोलन के चलते चलते जब स्पेन की सरकार ने अपने किसानों के लिए नियम बना दिया कि कोई भी व्यापारी किसान की किसी भी फसल को लागत मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा, तो इसी तरीके से हमारी सरकार किसानों के लिए एक एश्योर्ड इनकम के लिए कानून क्यों नहीं बना सकती? और ये स्थिति तो तब है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 में मुख्यमंत्री होते हुए दलील दी थी कि भाई किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए। यदि MSP की गारंटी नहीं होगी तो MSP का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, आज उनके पास मौका है। हर 45 दिन में समीक्षा बैठक की बात आप कर रहे हैं, अगर, क्योंकि जैसा आप कहते जा रहे हैं सरकार पूरा सपोर्ट करती हुई फिलहाल दिख रही है, जो भी आपकी मांगे थी उस पर आश्वासन मिला, लिखित तौर पर मिल चुका है वो आश्वासन आपको। अगर ये बात जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, कमेटी बनी रही है, आगे उसी तरीके से उसी दिशा में चल रही है, तो ये समीक्षा बैठक तो आप खत्म कर देंगे ना, कि उसको भी 45 दिन में हर बार आप समीक्षा बैठक करते रहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि सभी किसान संगठन अलग अलग विचारधाराओं के वो एक बैनर के नीचे इकट्ठे हुए हैं। तो हम SKM को कैसे मजबूत करें, देशव्यापी उसका प्रभाव कैसे बनाएं, ताकि आने वाले समय में किसी भी राज्य में या केंद्र में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो किसानों के खिलाफ कोई भी नियम कानून ना बना पाए। इसलिए समीक्षा बैठकें तो होनी चाहिए, किसानों का इनसे भला होगा। और एक बात इस आंदोलन ने तय कर दी है, दिल्ली की कुर्सी पे जिसको बैठना है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठना चाहता है, उसको किसान के हित में काम करने पड़ेंगे। यदि कोई किसान के खिलाफ काम करेगा तो ये किसान को हम उसे गद्दी से उखाड़ के फेंक देगी। कश्मीर चौधरी साहब, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये अब स्थगित नहीं है, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, समीक्षा बैठक भी हम करेंगे और हम अब अपनी रणनीति, यानी कुल मिलाकर जो समझ आ रहा है वो ये कि ये जो संयुक्त मोर्चा बना है ये कहीं टूटे ना, और क्या कहीं आप देख रहे हैं ये अलग दिशा में भी राजनीति के तौर पर कहीं आगे बढ़ रहा है, इसलिए भी इसको खत्म नहीं किया जा रहा है? आपकी समझ क्या कह रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह अर्पिता कि जिस पॉलिसीज की वजह से इस देश के गरीब किसान का शोषण हुआ, मैं पंजाब हरियाणा के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको तो MSP पे खरीद हो ही रही थी। इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, 86% किसान, जिसका भारी शोषण हुआ है। और अगर हम बैक टू पेविलियन वहीं पहुंच गए हैं तो उसका शोषण होता रहा, आगे भी होगा। और जीत हुई उनकी जिनको MSP मिल रहा था, पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, जो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत थे। उन्होंने अपने आर्थिक मजबूती के आधार पर अपने जो नए कानून में उनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही थी, उसका समाधान उनको मिल गया।
उनकी जीत हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पंजाब के बाजार की ताकतें थी उन्होंने अपनी बात को अपने धन के बल पर जीत लिया है। यानी कृष्णवीर चौधरी क्या इसको इस तरीके से फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ, कि इस क्योंकि देश देखिए के आप गरीब हमेशा से किसान समर्थन में रहे हैं, आप सर हमेशा से समर्थन में रहे हैं, तो क्या आप इसको अपनी हार के तौर पर देख रहे हैं या उन किसानों की हार के तौर पर देख रहे हैं जो इस तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में थे? तो क्या यह माना जाए कि अगर आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो आपने गलत किया, जैसे वो आंदोलन कर रहे थे आपको भी आंदोलन समर्थन में करना चाहिए? ये हार उन गरीब किसानों की है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास पैसा नहीं था बड़ी बड़े उसमें व्यवस्था करके और धरना देने का। अगर वो इस बात को शांति, वो तो अपना बैठे रहे कि भाई सरकार ने हमारे लिए कानून बनाया, हमारे हितों के लिए बनाया। ईमानदारी ये है अर्पिता कि गांव में उसका शोषण किया जाता है और गांव से शोषण उसका शुरू होता रहा है। आखिर उसके शोषण से उसे मुक्ति मिलने का रास्ता खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, मेरा देश के सामने सवाल है। और जो कमेटी बनी है, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कमेटी उन गरीब किसानों के अधिकारों के लिए सभी लोग मिल बैठकर, इस देश में बहुत सारे किसान संगठन हैं, इसी से जुड़ा मैं आपसे भी कमेंट लूंगी। छोटा सा मेरा सवाल यहाँ पर अभिमन्यु जी से, जल्दी से मैं अर्पिता, किसान कर्जे में ही दब के मरा उन पॉलिसीज की वजह से, आज फिर वहीं चले गए। 23 फसलों का MSP है, 265 फसल इस देश में पैदा होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में अनानास है, हल्दी, अदरक है सबसे ज्यादा, और साउथ में देखिए रबर है, काली मिर्च है, मसाले हैं, नारियल है, सब कुछ है, और मछली पालन है, मुर्गी पालन है, दूध उत्पादक करने वाले किसान है। मेरा ये मानना है कि गरीब की व्यवस्थाएं ऐसी हों, कानून की व्यवस्थाएं, कि जिससे उसका शोषण बंद हो सके। ये हमारी बात रही है और इसी बात के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर अपने जीवन भर लड़ते रहे और हम लोग सब साथ लड़ते रहे। इसलिए हम इस बात के वो थे कि बाजार ने शोषण किया, बाजार से मुक्ति मिली। अभिमन्यु कोहाड़, देखिए जो कमेटी जिसपे MSP गारंटी कानून की बात जो हो रही है, वो जो कमेटी बनी है, आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ आपका मोर्चा ही कह रहा है कि हमारे ही प्रतिनिधि वहां होने चाहिए? क्या बाकी किसान अगर अपने मुद्दे उठाना चाहे, जैसे कृष्णवीर चौधरी बोल रहे हैं, ये कई मुद्दों पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहां भी समस्याएं हैं, तो क्या ऐसे किसान नेताओं को या संगठन को और शामिल नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ जो संगठन आपसे चिटक गए इस आंदोलन के बीच, क्या उनको फिर से आप लाएंगे अपने साथ? आपत्ति क्यों थी कि और संगठन ना हो, सिर्फ आप ही के प्रतिनिधि हो वहां पर? देखिए, एसी के बंद कमरों में बैठ के, अच्छे सोफों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने वालों को हम किसान नेता नहीं मानते। जिन लोगों ने 0 से 50 डिग्री के तापमान में 750 से अधिक कुर्बानियां दी, 750 से अधिक शहादत दी, जिन्होंने शहादत दी वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के भाई थे। तो जिस संगठन ने, जिस SKM ने MSP की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो उसी की डिमांड पे तो कमेटी बनी है ना। सरकार क्या चाहती है? सरकार अपने दरबारी और सरकारी तथा कथित किसान संगठनों के नेताओं को लाके वहां पे बहुमत बनाना चाहती है। वे सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रायोजित लोगों को बुला लिया जाए, उसके अलावा जो सरकारी संगठन है उनके लोगों को बुला लिया जाए, जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी में थे, जो कानूनों के पक्षकार थे, उनको बुला लिया जाए। इस तरीके से वो अपना बहुमत बनाना चाहते हैं। मैं इनको एक बात कहता हूं, यदि ये भी चाहते हैं, यदि इनकी कोई मांग है, तो ये उस पर आंदोलन लड़े ना। ये उस पर पहले सड़कों पे बैठ के कृष्णवीर चौधरी साहब, गलती ये हो गई कि आप पक्ष में थे लेकिन आपने आंदोलन नहीं लड़ा। अगर आप आंदोलन लड़ते तो आपकी बात भी सुनी जाती। मैं आपसे कमेंट्स लूंगी, अभय दुबे पास अभी तक नहीं जा पाई हूं। अभय जी, आपका क्या कमेंट रहेगा जल्दी से, क्योंकि देखिए बहुत सारी डिमांड थी, अब वो डिमांड राज्यों पर भी निर्भर करती है कि FIR वापस लेने की बात हो पराली के केसेस में, या और जो डिमांड है किसानों की, जहां जहां आपकी सरकार है। पंजाब में तो फैसला हुआ है, बाकी के लिए क्या सोच रहे हैं आप? अर्पिता जी, ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस आंदोलन का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कृषि के क्रूर काले कानून में पहला निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने, किसानों की जमीन हड़पने के 3 अध्यादेश लेकर आए। फिर किसानों का 150 रुपए का गेहूं और धान का बोनस बंद करा दिया, जो केंद्र नहीं देता था, जो राज्य देते थे। उसके बाद इन्होंने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना, अरे साहब फिर गुजरात प्रांत में क्यों बंद कर दी? उसके बाद आपने 25,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी है प्रति हेक्टेयर। जानते प्रधानमंत्री जी, अब 6,000 रुपए दे रहे, 15 करोड़ हेक्टेयर पर किसान खेती करता है, 2,86,000 करोड़ रुपए निकाल। हम अगर नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ चले, एक सेकंड सर, ये बहुत होता है
सरकार ने क्या नहीं किया, ठीक है, जहां आपकी सरकार है, नहीं सर मुझे गिना दीजिए, आपकी जहां सरकार है वहां पर कौन कौन सी ऐसे सुधार की नीति किसानों के लिए आप लेकर आए हैं, क्योंकि यहां 2 किसान नेता बैठे हुए हैं, वो बखूबी समझ पाएंगे कि जो फैसले आपकी सरकार ने लिए वो सही थे। जनता भी समझ पाएगी कि यही फैसले सरकार को भी ले लेने चाहिए, केंद्र सरकार को। आप अपने राज्य की उपलब्धियां बताएं और किसानों के लिए क्या किया है आपने, वो जरा बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और आपके इस प्रश्न को पूरे देश को सुनना चाहिए। ये मेरी सरकार नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का भी जिक्र कीजिए। उन्होंने ही ये तय किया था कि चूंकि, और ये संविधान सभा ने देश की तय किया था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट की एंट्री 14 में कानून बनेगा, तो केंद्र सरकार को कानून बनाने से उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। और यही मोदी सरकार ने 2019 तक बेस्ट रिफॉर्म इंडेक्स के नाम पर महाराष्ट्र को बेस्ट प्राइज दिया। मैं चुनौती देता हूं, ये सारे के सारे प्रावधान पहले से लागू थे जो मोदी सरकार इन कानूनों में लेकर आई है। क्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट नहीं था, क्या ई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन नहीं था, सारे थे। सिर्फ इसेंशियल कमोडिटी है जिसमें पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी, वो कानून नहीं था। तो ये एक स्कैम करना चाहते थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2 तरीके से सिर्फ आखिरी बात करता हूं। एक तो शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि मोदी जी कम दाम में आप जो अनाज इंपोर्ट कर रहे हो उससे प्राइसेस क्रैश हो रही है और किसान तबाह होगा। उसके बाद रबी फसल की CSCP की रिपोर्ट, खुद लागत और मूल्य आयोग ने यह बताया कि मोदी जी समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतार रहे हो जब किसानों की फसलें आने वाली होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ सुनिए ना, ठीक है, ये गोल गोल हो गया, 14% घुमा दिया आपने। सर मैं बहुत सीधा ही समझना चाह रही हूँ, कुछ पॉइंट्स आप बता पाएंगे क्या? पंजाब में, राजस्थान में, जहां जहां आपकी सरकार है, क्या नीतियां रखी आपने किसानों के बेहतरी के लिए? कुछ आप लेकर आए, पुराना हम अगर छोड़ दें, इतिहास पे मत बात करें, अगर हम अभी जो वर्तमान चल रहा है अगर उस पर बात करें, तो आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया है जो किसानों के हित में है, जो आप लेकर आए? और आप आज यहां बैठकर ये नसीहत दे दीजिए केंद्र सरकार को, ऐसा ही कुछ काम केंद्र को भी करना चाहिए। आप वो पॉइंट्स बताइए सर मुझे, 4, 5, 1, 2 जो भी पॉइंट आपके पास हो, जो भी काम किसान के लिए हुआ वो बताइए सर। अर्पिता जी देखिए, आप आगे समय नहीं देगी, पहले 10 सेकंड में सिर्फ नहीं सर, ये जनता से जुड़ा मुद्दा और उनके फायदे का मुद्दा, इसके लिए मैं पूरा समय आपको दूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन आप 5 पॉइंट मुझे गिनाइएगा। हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड पहले मैं एक बात अपनी ये पूरी कर लूं। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है जो युद्धवीर जी को भी ध्यान देना होगा, कृष्णवीर जी को भी और आपको भी। ये जो बिजली का अमेंडमेंट बिल है उसमें मोदी सरकार ने अपने ड्राफ्ट में ये प्रोविजन कर दिया है कि स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और अपीलेट बोर्ड दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। और नेशनल टैरिफ मैंने मान लिया सारी खामियां केंद्र सरकार में, मैं ये मान ले रही हूँ, चलिए एक बार के लिए सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज नहीं सर, मैं मुद्दे की बात, मैं आप सर देखिए, एक बुराइयां और नेगेटिव हम बार बार कि ये यहाँ नहीं हुआ, ये यहाँ नहीं हुआ, आपकी भी तो सरकारें हैं ना राज्यों में सर, आपने क्या किया मुझे मैं ये पूछ रही हूँ। अगर नहीं कुछ किया तो यहाँ कह दीजिए कि अभी नहीं किया, प्लान कर रहे हैं, खत्म कीजिए सर, मैं दूसरे गेस्ट पे जाऊं सर, उस पर बात कीजिए, मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं सर। हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसे आपके जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां कुछ किसानों के हित में हुआ है, या सिर्फ केवल आप कमियां गिनाने के लिए बैठे हैं कि देखिए उनकी सरकार, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, आपने क्या किया सर, ये बताइए ना। अर्पिता जी, खेती को 7 साल में तबाह किया, उसमें सारे राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ा। कैसे किया? आप इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी। डीजल के क्या कीमतें राज्य सरकार तय कर सकती थी? क्या कीटनाशक पर, क्या कृषि यंत्रों पर, क्या ट्रैक्टर पर GST राज्य सरकार तय कर सकती थी? क्या खाद की कीमतों पर? यानी राज्य सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती है? राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ केंद्र की तरफ से होता है ना सर? तो ये यानी राज्य के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सब अथॉरिटी केंद्र के पास है। अगर केंद्र वहां से कुछ अच्छा बनाएगी नियम कानून, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे। ठीक है सर, समझ गए, आपके पास कोई एक पॉइंट नहीं है जो आप कह पाए कि आपने किसानों के सुधार के लिए किया हो, एक पॉइंट नहीं है सर, पूरा देश देख चुका है। चलिए एक सेकेंड, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सर, एक सेकेंड सर, मैंने इतिहास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ, गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं सर आप। सर इस वक्त राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, तमाम खामियां इन्होंने बताई। एक सवाल जो सबसे पहले जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त हमने कृष्णवीर जी से पूछा, उन्होंने कहा कि वो किसान बहुत दुखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तीनों कृषि कानून हटने के बाद से किसानों के लिए कम लाभदायक हो जाएंगी, फिर से उसी स्थिति में किसान पहुंच गए हैं। तो क्या सीधा मतलब यह है कि जब आंदोलन होगा तभी सरकार सुनेगी, बिना आंदोलन के सरकार नहीं सुनेगी? उन्हें भी बैठना चाहिए आंदोलन में, समर्थन वालों को?
नहीं यार अर्पिता जी, देखिए भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन कृषि कानून की वापसी की उसी दिन स्पष्ट किया था कि एक अच्छा कानून हम लेकर के आए थे किसानों की बेहतरी के लिए, लेकिन किसानों का एक वर्ग जिसको बहलाने फुसलाने का काम लगातार विपक्ष कर रहा था उसको हम नहीं समझा पाए, इसलिए कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभय दुबे जी अभी कह रहे थे कि ई ट्रेडिंग पहले से चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है, केवल मंडियों के संदर्भ में कुछ आपत्तियां इनकी हैं। यही बात तो बार बार हम पूछते रहे ना, क्या आपत्तियां हैं? आपत्तियों पर डिस्कशन करिए, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष लगातार बहलाने के लिए लगा रहा, फुसलाने के लिए लगा रहा, किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करता रहा। आज के दिन में जब प्रधानमंत्री जी एक 42 वर्षों से लंबित परियोजना का, जो सिंचाई परियोजना है, उसका लोकार्पण करते हैं तो 30 लाख किसानों को उससे लाभ मिलता है। आज उससे 25 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती है। 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचेंगे इससे। हमने किसानों के लिए लगातार प्रयास किए हैं, काम किए हैं, लेकिन ये केवल अफवाह फैलाते रहे, बरगलाते रहे और उसकी परिणति इस रूप में देखने को आई है। लेकिन हम किसानों की बेहतरी के लिए यानी आप ये कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी कि आप समझा नहीं पाए और दूसरे का बहकावा इतना मजबूत रहा कि किसान बहक गए, है ना? अर्पिता जी एक 10 सेकंड में रिप्लाई देना चाह रहा हूँ। अर्पिता जी मैंने इसको आप सब कहा, देखिए क्या हम चाहते थे, नहीं यही मतलब है ना, यही मतलब है ना कि वो बहकाने में कामयाब रह गए, आप समझाने में कामयाब नहीं रह पाए। ठीक है, अभय दुबे जी जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से सर। देखिए अर्पिता जी कैसे समझाया, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं राकेश जी। 16 फरवरी 2016, 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में कहा था कि किसान भाइयों में 2022 की उपलब्धि पढ़नी है तो मोदी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में 2016 में एफिडेविट फाइल किया है उसको पढ़िए। शांता कुमार कमेटी ने कहा कि यानी कुल मिलाकर अभय दुबे जी आपकी बातों के इतिहास, भूगोल और ज्योग्राफी सब चीज समझे तो कुल मिलाकर ये है कि आपने बहुत कुछ इतिहास को खंगाले भी, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन सवाल ये है किसान आत्महत्या करना बंद तो नहीं कर दिया उन्होंने, किसानों की स्थिति अच्छी तो नहीं हो गई। अगर अच्छी होती तो ये स्थिति नहीं होती सर। ठीक है, कमियां सब में रही हैं। हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी भी हैं, आ रही हो राकेश जी, उनको भी जल्दी से चर्चा में मैं शामिल करना चाहूंगी, महासचिव हैं बीक्यू पार्टी के। युद्धवीर सिंह जी, 5 सदस्य की जो कमेटी बनी, आप भी उसके सदस्य हैं, किस तरीके की मांगे आपने रखी हैं, क्या क्या भरोसा सरकार की तरफ से आपको मिला है, और क्या बिल्कुल भरोसा सरकार पर आपको नहीं है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन स्थगित हुआ है, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया। तब जब सरकार कमेटी बनाने को तैयार हो गई, तब जब सरकार ने बाकायदा लिखित तौर पर स्टैंप लगाकर आपको पेपर दे दिया, फिर भी आपको भरोसा नहीं है सरकार पर। देखिए अर्पिता जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। कमेटी पे भरोसा उठा क्यों? कमेटी तो छोटी होती है। किसान आयोग बनाया गया 2007 में, उसकी रिपोर्ट आई और कांग्रेस ने तो उसे लागू नहीं किया, लेकिन बीजेपी 2014 के मैनिफेस्टो में लेके आई कि हम सत्ता में आए तो C2+50 जो रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन आयोग की, उसको लागू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 में रिपोर्ट देते हैं, एक कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे, कि MSP की गारंटी के बिना जो है किसान का जिंदा रहना मुश्किल है, MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए। प्रधानमंत्री अपनी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करते जो उनके पास रखी है। प्रधानमंत्री 2014 की वायदा, चुनावी वायदा जो था, जो किसान आयोग की रिपोर्ट थी, उसको लागू करने से मुकर गए। तो पूर्व का इतिहास जो कमेटियों का है, कमेटियों का असर क्या होता है, या तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती हैं, रिपोर्ट दे दें तो वो रिपोर्ट धूल फांकती रहती है, 20-20 साल पड़ी रहती है। हम एक कमेटी के सदस्य थे जो CSCP को लेके बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पड़ी हुई है पिछले 7 साल से। तो क्या यकीन करें, क्या भरोसा करें? इन्होंने किसी कमेटी की रिपोर्ट लागू आज तक की हो तो भरोसा हो। ठीक है, हमने मान ली, स्वीकार किया और हम जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे उम्मीद है शायद ये कर दें, लेकिन हम सोएंगे नहीं जाके, हम नज़र रखेंगे। और इन्होंने कोताही बरती उसमें, और हमको लगा कि ये भी पूर्ववर्ती जो हमारे साथ घटित हुआ है उसी लाइन पे चल रहे हैं, तो बैठेंगे नहीं, उस बात को याद दिलाते रहेंगे, और दोबारा हमको लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे भी उस बात को लेकर। राकेश त्रिपाठी जी।